नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। लखनऊ में आयोजित स्वर्ण जयंती रंगमंच महोत्सव के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने सांस्कृतिक मंचों और नाट्य एकेडमी की भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि वीरांगना अवंतीबाई, वीरांगना झलकारी बाई और महाराज बिजली पासी जैसे वीर नायकों के जीवन और योगदान पर लघु नाटकों का निर्णय जो है वो अच्छा है, ताकि नई पीढ़ी उनके साहस और देशभक्ति से प्रेरणा ले सके। उन्होंने कहा कि नाट्य एकेडमी के ये दायित्व बनता है कि वो ऐसा ऐतिहासिक पात्रों को समाज के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करें और राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत करें। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में ये भी कहा है कि जिन लोगों ने देश के खिलाफ कार्य किया है, ये राष्ट्र पर प्रहार किया है, उन्हें कभी सम्मान नहीं मिलना चाहिए, बल्कि इतिहास में उन्हें उसी रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए जैसा कि अंधमठ जैसे साहित्य ग्रंथों में साहस पूर्वक किया गया है। अवंतीबाई पर, वीरांगना अवंतीबाई पर, वीरांगना उदा देवी पर, वीरांगना झलकारी बाई पर, महाराज बिजली पासी पर कौन बनाएगा? और हमारी नाट्य अकादमियों का दायित्व बनता है कि हम इस पे लघु नाटक बनाएं, आधा घंटे का, 1 घंटे का, 2 घंटे का मंचन करें, बच्चों के सामने बताएं, तो हीरो के रूप में तब प्रस्तुत करेगा अपने नायकों को, तब नायक के रूप में उन्हें लोग मानेंगे। और उन खलनायकों को जिन्होंने देश पर प्रहार किया था, भारत की संस्कृति को रौंदने का काम किया था, उन लोगों को कभी भी सम्मान नहीं मिलना चाहिए, कभी नहीं मिलना चाहिए। उनको उसी रूप में हमें प्रस्तुत करना चाहिए जिस रूप में आनंद मठ ने उसको प्रस्तुत करने का एक साहसिक कदम उठाया है। बंगाल की त्रासदी, अकाल की त्रासदी को कोई बंकिम चंद्र चटर्जी उसको आनंद मठ के रूप में सजोता है। सुहेल देव को वह सम्मान देने के लिए कोई बंकिम चंद्र यहां नहीं पैदा हो पाया। अवंतीबाई। अमेठी जिले में तेज हवाओं के साथ शुरू हुई अचानक बारिश ने ग्रामीण क्षेत्रों की विद्युत व्यवस्था को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। बीते करीब 14 घंटों से कई गांवों में बिजली आपूर्ति ठप पड़ी हुई है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तेज आंधी के चलते कई जगहों पर विद्युत पोल क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जबकि कुछ जगहों पर पोल पर रखे ट्रांसफार्मर गिर जाने की स्थिति और गंभीर हो गई है। खास तौर पर जामो क्षेत्र के गांव में ट्रांसफार्मर गिरने से सैकड़ों लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हो गए हैं और पेयजल, मोबाइल चार्जिंग और दैनिक कार्यों पर भी इसका असर साफ देखा जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि लगातार बिजली बाधित रहने से उनकी दिनचर्या जो है पूरी तरह से प्रभावित हो गई है और उन्होंने विभाग से जल्द मरम्मत कार्य करा के विद्युत आपूर्ति बहाल करने की मांग की है। अमेठी जिले में लाखों करोड़ों रुपए की लागत से बने दर्जन भर सरकारी और अर्ध सरकारी भवन आज भी संचालन के इंतजार में खड़े हैं, जिससे सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं पर सवाल खड़े होने लगे हैं। जिले में उपायुक्त कार्यालय, बारात घर और सीएससी केंद्र, कई अस्पतालों के भवन और आयुष विभाग की इमारतें पूरी तरह से बनकर तैयार होने के बावजूद उपयोग में नहीं लाई जा रही हैं। संचालन शुरू न होने के कारण ये भवन धीरे धीरे जर्जर होने लगे हैं, जिससे सरकारी धन के दुरुपयोग की आशंका भी जताई जा रही है और इन भवनों का लाभ आम जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है, जबकि इन्हें लोगों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। विशेष रूप से जामो क्षेत्र के गांव में करीब 50 लाख रुपए की लागत से बना बारात घर और सीएससी केंद्र भी अभी तक उपयोग में नहीं आ सका है, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद भी सुविधाएं केवल कागजों तक सीमित रह गई हैं और संबंधित विभागों की लापरवाही के कारण जनता को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है। अमेठी कस्बे में एलपीजी गैस की कालेबाजारी की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए सप्लाई विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए क्षेत्र की सबसे पुरानी गैस एजेंसी प्रकाश गैस सर्विस को बंद कर दिया है। विभाग द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गैस गोदाम में भारी अनियमितताएं सामने आई है, जहां ऑनलाइन रिकॉर्ड और मौके पर मौजूदा खाली और भरे सिलेंडर की संख्या में कुल 1266 सिलेंडरों का बड़ा अंतर पाया गया है और इस गंभीर गड़बड़ी को देखते हुए जिलाधिकारी के अनुमोदन के बाद से एजेंसी संचालकों के खिलाफ अमेठी कोतवाली में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। कार्रवाई के बाद से गोदाम में मौजूदा खाली सिलेंडरों को रात से ही दूसरी एजेंसी पर शिफ्ट कराया जा रहा है, ताकि उपभोक्ताओं को होने वाली असुविधा को कम किया जा सके। इनके स्टॉक में और उसमें काफ़ी अंतर पाया गया मिलान से,
ऑनलाइन, तो जिससे इनके करीब 600-700 सिलेंडर जब्त किए गए हैं, जो कि स्टॉक में अंतर मिसमैच हो रहे थे, और इनके खिलाफ जिलाधिकारी महोदय की अनुमति मिलने के उपरांत 3/7 के अंतर्गत FIR दर्ज किए जाने हेतु तारीख दी गई है। ऐसे में यहाँ के कनेक्शन धारकों को अब गैस कहाँ से मिलेगी? अब उन लोगों को गैस, अभी इसका निर्णय तो कंपनी करेगी, कंपनी को हम लोगों ने सूचित कर दिया है, और 1-2 दिन में निर्णय कंपनी लेगी किससे बंटवाती है, और सारे सिलेंडर जो जब्त किए गए हैं सपुर्दगी में राजाराम उसको एजेंसी को सपुर्द कर दिया गया। संभल जिले के असमोली थाना क्षेत्र के मुबारकपुर बंद गांव में सरकारी भूमि पर बने अवैध निर्माणों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई तेज हो गई है। जिलाधिकारी के निर्देश पर राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का विस्तार से निरीक्षण किया और अवैध कब्जों को हटाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। प्रशासन की सख्ती और संभावित बुलडोजर कार्रवाई के दबाव के बाद से अब स्थानीय लोग खुद ही सरकारी भूमि से अपने निर्माण हटाने में जुट गए हैं। जानकारी के अनुसार ग्राम समाज के करीब 2.5-3 बीघा भूमि पर अवैध रूप से मदरसा, मस्जिद, 5 दुकानें और 8 मकान बना लिए गए थे, जिन्हें हटाने के लिए पहले ही संबंधित पक्ष को 8 दिनों का नोटिस दिया गया था। निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद से प्रशासनिक दबाव बढ़ने पर शनिवार शाम को करीब 4:30 बजे तहसीलदार और नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे और चल रही कार्रवाई का जायजा लिया। पूरे हैं और जगह ये तो जिम्मेवारी था। आज यहाँ पे गांव में तहसीलदार साहब आए थे, उन्होंने क्या कहा आपसे? उन्होंने ये कह दिया साहब हम पहले हटा रहे थे, तो बोले जब मजदूर ना मिल पा रहे हम JCB का इंतजाम कर, तो बोले कल करा देंगे। आपने JCB की मांग की है? जी। क्या कहा, क्या आश्वासन दिया? कहते कल करा देंगे तुरंत। आपको JCB मिल जाती है तो कितने समय में इसको ध्वस्त कर दिया जाएगा? वो तो JCB वाला जाना था, अब हमारे तो हाथ की बात ना है, और जितने टाइम में कल को करते तो कल को हो जाएगी सर, अब वो तो टाइम की बात है। ये प्रकरण ग्राम सभा की भूमि पर मस्जिद, मदरसा और प्राइमरी स्कूल बना हुआ है। जैसे ही ग्रामवासियों के संज्ञान में आया कि इस पर ये ग्राम सभा की लैंड है, इन लोगों ने अपना स्ट्रक्चर खुद ही हटा रहे हैं, जैसा कि आप देख भी रहे हैं। और स्ट्रक्चर हटाने के लिए इन लोगों ने आज हमसे JCB की मांग की, जो इन्हें कल उपलब्ध करा दी जाएगी। JCB से के माध्यम से 1 या 2 दिन में स्ट्रक्चर पूरा साफ हो जाएगा। तहसीलदार साहब ने कहा कि आपने सूचना मिलते ही अच्छा काम किया, हटाने लग गए आप। हमने कहा साहब मजदूर की दिक्कत है इस समय, JCB हमें दे दो। उन्होंने कहा कल मिल जाएगी। कितनी JCB की मांग की आपने? 1 की किया हमने, तो 1 से काम हो जाएगा। क्या आश्वासन दिया? कहा उन्होंने मिल जाएगी कल। लखनऊ में GRP चारबाग थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चारबाग रेलवे स्टेशन और चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को बम से उड़ाने की झूठी सूचना देने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। पुलिस के अनुसार अभियुक्त द्वारा दी गई इस फर्जी सूचना से सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया था, जिसके बाद से रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट परिसर में तत्काल संघ जांच अभियान चलाया गया और सुरक्षा व्यवस्था को अलर्ट मोड पर रखा गया। जांच के दौरान सूचना पूरी तरह से भ्रामक और निराधार पाई गई है, जिसके बाद से GRP पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस तरह की झूठी सूचना देना गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित होने के साथ साथ सुरक्षा एजेंसियों का समय और संसाधन भी व्यर्थ होता है। लखनऊ में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है। DCP ट्रैफिक रवीना त्यागी के निर्देश पर राजधानी में विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके तहत बिठौली चौराहा कार्रवाई के प्रमुख केंद्र बना रहा और यहां पर TI के नेतृत्व में पुलिस टीम ने संघ वाहन चेकिंग अभियान चलाते हुए बिना हेलमेट वाहन चालक, सीट बेल्ट का उपयोग न करने वाले, ओवरलोडिंग, गलत दिशा में वाहन चलाने और अन्य ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के खिलाफ तबातोड़ कार्रवाई की। चेकिंग अभियान के दौरान कई वाहनों के चालान काटे गए और लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक भी किया गया। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से ऐसा अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। वहीं यूपी ATS ने राष्ट्रीय विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। ATS की इस कार्रवाई को सुरक्षा एजेंसियों के लिए महत्वपूर्ण सफलता माना जा रहा है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार किए गए अभियुक्त संदिग्ध गतिविधियों में शामिल थे और उनके संपर्क और नेटवर्क को गहन जांच की जा रही है। सुरक्षा एजेंसी ये पता लगाने में जुटी हुई है कि इनकी गतिविधियों का दायरा कितना व्यापक था और इनके पीछे
कोई बड़ा नेटवर्क तो सक्रिय नहीं है। इस मामले में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बयान जारी करते हुए कहा है कि प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए किसी भी प्रकार की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूपी एटीएस को प्राप्त आसूचना के आधार पर एक गिरोह जो पाकिस्तानी हैंडलर से निरंतर संपर्क में था तथा देश विरोधी गतिविधियों को संचालित कर रहा था का अनावरण हुआ है। गिरोह के मुख्य सदस्य साकिब उर्फ डेविल पुत्र शकील अहमद निवासी मेरठ नाई का काम करता है। साकिब का परिचय मेरठ निवासी आकिब के द्वारा इंस्टाग्राम के माध्यम से पाकिस्तानी हैंडलर से करवाया गया था। आकिब के AK-47 के साथ कई वीडियो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं, जिसके संबंध में जांच की जा रही है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार आकिब वर्तमान में दुबई में रह रहा है। इसके पश्चात साकिब पाकिस्तानी हैंडलर्स, विभिन्न कट्टरपंथी ग्रुपों तथा अफगानिस्तान के कई नंबरों से जुड़ गया था। यह गिरोह रेलवे सिग्नल बॉक्स को नष्ट करने, गैस सिलेंडर से भरे ट्रकों में आग लगाने और राजनीतिक व्यक्तियों की रेकी करने का काम करने में लगा था। अभियुक्तों के द्वारा कुछ स्थानों पर आगजनी की घटनाएं अंजाम दी गई थीं, जिनके वीडियो पाकिस्तानी हैंडलर्स को भेजकर QR कोड के माध्यम से पैसे मंगाए जाते थे। पाकिस्तानी हैंडलर ओसामा बिन लादेन, फरुतुल्लाह गोरी, कश्मीर मुजाहिदीन, गजवाई हिंद जैसे नामों का उल्लेख कर धर्म के आधार पर लोगों को भड़काने, वाहनों में आग लगाने के लिए उत्प्रेरित करते हुए आपराधिक षड्यंत्र रचता था। उन्नाव जनपद के हसनगंज कोतवाली क्षेत्र से गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें गांव में मजार सौदपुर निवासी यूनिस खान नामक एक कथित झोला छाप डॉक्टर पर नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म, धमकी और जबरन धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाए जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पीड़ित परिवार के अनुसार आरोपी पहले गांव के ही चांद बाबू सिंह के मकान में किराए की दुकान लेकर दवाखाना चलाता था, जहां पर उसने तंत्र मंत्र, नशीली दवाओं और कथित रूप से हथियार के बल पर नाबालिग लड़की को अपने प्रभाव में लेकर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोप है कि वो लड़की और उसके छोटे भाई बहनों को भी बहलाकर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाता था और परिवार को लगातार धमकाता रहता था। परिजनों का ये भी कहना है कि आरोपी पहले लड़की को शराब पिलाता, अश्लील वीडियो दिखाता और फिर उसके साथ गलत काम करता। पीड़ित पक्ष ने एक अन्य व्यक्ति राम पर भी आरोप लगाया है। इसके साथ ही परिवार का कहना है कि जब कोई सालों से चल रही इस घटना की जानकारी लड़की के पिता को हुई तो उन्होंने आरोपी को दवाखाना और अपनी दुकान से हटा दिया और साथ ही इसकी शिकायत पुलिस को की। एक लड़का हमारे गांव का है, वो हमें परेशान करता है, धमकियां देता है हमारे पिताजी को, हमें भी घर भी आता है और 6 साल पहले वो हमारे घर आ रहा था और पापा ने हमारे किराए पे दुकान दी थी, उसको क्लिनिक खोला। फिर उसकी नीयत बिगड़ गई, वो हमारे पीछे पड़ गया। पहले छत पर से आता था नशे में होकर के, फिर बता रहा था कि हमारे कब्जे में आओ वरना ये कर देंगे वो कर देंगे। फिर शारीरिक शोषण किया जबरदस्ती, ऐसे ही चलता रहा 3 साल तक। फिर एक दिन पापा ने हमारे पकड़ लिया, हम लोग दारू के नशे में पड़े थे, उसने ही पिलाई थी, हम लोग पड़े थे। तो हमारे पिताजी को धमकी दी कि अगर कुछ कहोगे तो तुम्हें जान से मार देंगे। फिर सुबह हुआ 10 बजे पापा ने उसे भगा दिया, हमारे घर से भगा दिया, वो चला गया। बस उसी दिन से वो तांडव कर रहा है, ये धमकी दे रहा है, पीछा करवा रहा है, एक बार हमें किडनैप भी करवा दिया। क्या कहता है वो? बता रहा जान से मार देंगे अगर हमारे खिलाफ। नाम क्या है उसका? नाम यूनिस खान नाम है, बदबदा खेड़े का रहने वाला है, थाना हसनगंज का है। बता रहा जान से मार देंगे, कल भी आया था, हमें किडनैप भी करवाया था उसने। वहीं पीलीभीत में स्कूल चलो अभियान के पहले चरण का शुभारंभ सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से किया, जिसका संजीव प्रसारण गांधी स्टेडियम प्रेक्षागृह से छात्र छात्राओं, शिक्षकों और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में देखा गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर दलजीत कौर, विधायक और साथ ही जिला अधिकारी और अन्य अतिथियों ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया और इस अवसर पर नव प्रवेशित बच्चों को तिलक करके स्वागत किया गया और उन्हें स्कूल बैग और निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरित की गई। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने अधिक से अधिक बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए कहा कि विकसित समाज के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण आधार है और कोई भी बच्चा स्कूल जाने से वंचित नहीं रहना चाहिए। अयोध्या में 5 अप्रैल को महाराज निषाद राज जयंती धूमधाम से मनाई गई और इस अवसर पर निषाद समाज के अध्यक्ष संतोष निषाद के नेतृत्व में बाजार स्थित निषाद राज चौराहे पर प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता शामिल हुए।
जिन्होंने कहा कि अयोध्या की पहचान प्रभु श्री राम के साथ साथ महाराजा निषाद राज के बिना अधूरी है और उनकी मित्रता आदर्श प्रेरणा देती है। और इस दौरान संतोष निषाद ने निषाद राज चौराहे पर एक भव्य द्वारा निर्माण की मांग उठाई ताकि अयोध्या जाने वाले श्रद्धालु श्री राम और निषाद राज को ऐतिहासिक मित्रता से परिचित हो सके। किसी ने भी इसका मुद्दा उठाया था, जैसे माननीय विधायक गोसाईगंज और नगर सांसद जी सबके पास हम लोग इसका अनुरोहण और जीर्णोद्धार के लिए जो है इसकी मांग करते आ रहे हैं और जिसका एस्टीमेट जो है बन करके शासन को गया हुआ है और इस शासन की स्वीकृति मिलने के उपरांत निश्चित है कि सरकार जैसे भगवान राम का मंदिर बन गया और निषाद राज का भी निश्चित बनेगा और निश्चित ये मांग भी हमारी पूरी होगी। बगल में हमारा छात्रावास का भी एक समस्या जो चली आ रही है, कुछ लोगों ने जो है इस पे कब्जा कर लिया है, क्योंकि वो पूर्व में सांसद व विधायक रहे लल्लू सिंह जी द्वारा जो है वो लोकार्पण हुआ, उसकी निधि 44 को दिया गया था। उस निधि के तहत इस जो छात्रावास का निर्माण कर हमारे निषाद पंचायती मंदिर को राजशाही संस्था CNDS ने इसको हैंडओवर किया था। उसके बाद कोविड काल में इसमें कुछ लोगों ने इस पे कब्जा कर लिया है। हम उनसे मांग करते हैं कि हम हमारे उस गरीब बच्चों का छात्रावास है उसको अविलंब खाली कर देना चाहिए। निषाद प्राचीन जो निषाद राज चौहान का जो भाईचारा है और जो है सनातन काल से चला आ रहा है वो बना रहे। तो वहीं सीतापुर जनपद के सिधौली कस्बे में एक निजी अस्पताल में ऑपरेशन के बाद 25 साल की महिला मानसी शुक्ला की मौत से हड़कंप मच गया। परिजनों के अनुसार 4 माह की गर्भवती मानसी को 28 मार्च को जांच के लिए CHC सिधौली ले जाया गया, जहां से आशा कार्यकर्ताओं का कहने पर उन्हें मिश्रित मार्ग स्थित किंग अस्पताल भेजा गया। आरोप है कि वो गर्भपात का ऑपरेशन करने के बाद उनकी हालत बिगड़ गई और बाद में लखनऊ के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान संक्रमण फैलने से उनकी मौत हो गई। पति विवेक शुक्ला ने अस्पताल पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए पुलिस में तहरीर दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए SDM राखी वर्मा और CHC अध्यक्ष जो है डॉक्टर आनंद सिंह ने जांच के बाद से किंग अस्पताल को सीज कर दिया है और जबकि पुलिस पूरे प्रकरण की जांच में जुटी हुई है। मेरी भाभी की मौत हो गई इस हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से। 28 तारीख को मेरी भाभी की अचानक थोड़ी दर्द हुई, हम लोगों ने यहाँ दिखाने लेकर आए, इन्होंने अल्ट्रासाउंड कर दिया। अल्ट्रासाउंड में बताया गया कि मेरा बच्चा सुरक्षित है, बच्चा नीचे को खसक गया है। इन्होंने सफाई किया, सफाई करने के बाद ये बोली ले जाओ, और ले जाने के बाद इन्होंने हमको कोई पर्चा नहीं दिया, कोई लिखा पढ़ी नहीं की, कोई पर्चा नहीं दिया। 10,000 रुपया जमा करवा लिया और बोली यहाँ से ले जाओ। मैं लेकर गई तो मैंने सोचे दर्द हो रही, तो वो बोली 2-3 दिन दर्द होगी, उसको चिंता मत करना। सुबह रात में शनिवार उसके मंडे वाले रात में उनको 1 बजे उल्टियाँ शुरू हो गई। हम लोगों ने 10 बजे इनको लेकर आए। अल्ट्रासाउंड फिर 31 तारीख को इन्होंने करवाया। अल्ट्रासाउंड देखते ही इन्होंने बताया जहाँ मर्जी हो तहाँ ले जाओ, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तत्काल में इनको इसमें नवजीवन में मैं लेकर गई, क्योंकि मेरा मरीज लखनऊ जाने की स्थिति में नहीं था। नवजीवन में लेकर गई, उन्होंने 1 घंटा ट्रीटमेंट चालू किया। फिर इंसानियत के नाते, हमारे पास कोई वो साधन नहीं था, इंसानियत के नाते उन्होंने लखनऊ लेकर गए तत्काल। फिर लखनऊ में GC में हमने एडमिट करवाया, वहाँ पे जांचें हुई। वहाँ पे उन्होंने डॉक्टर ने बताया कि आंत कटने की वजह से, सफाई करने की वजह से, आंत कटने की वजह से उनके जहर फैल गया। उसका आंत का ऑपरेशन हुआ, 3 दिन वेंटिलेटर में हुई। कल उनकी मौत हो गई, 4:50 पर उनकी मौत हो गई। एटा में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जनपद के सभी क्षेत्र अधिकारी कार्यालयों और थाना परिषदों में व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया गया। अभियान के तहत पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों ने थाना परिषद कार्यालय कक्ष, शौचालय और आसपास के क्षेत्रों की साफ सफाई कर कूड़ा, करकट और कबाड़ा हटाया, जिससे परिषद को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाया जा सके। अधिकारियों ने निर्देश दिए कि स्वच्छता व्यवस्था को नियमित रूप से बनाए रखा जाए और इसे पुलिसकर्मियों की दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाया जाए, ताकि आम जन को भी स्वच्छता का सकारात्मक संदेश मिल सके। बांदा जनपद से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक मां और भाई पर पैसों के लालच में शादीशुदा बेटी को हरियाणा ले जाकर 1,38,000 रुपए में बेचने और जबरन शादी कराने का आरोप लगा है। पीड़ित, जो कि चित्रकूट की रहने वाली है, किसी तरह जान बचाकर पुलिस अधीक्षक के पास पहुंची और पूरी घटना की जानकारी दी, जिसके बाद से पुलिस ने तत्काल सक्रियता दिखाई और पुलिस ने एंटी ह्यूमन ट्रैफिक यूनिट में मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई करते हुए आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया, जबकि इससे पहले हरियाणा
निवासी 2 आरोपी कृष्णा कुमार और बलराम को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। इस पूरे मामले को मानव तस्करी से जुड़े बड़े नेटवर्क के रूप में देखते हुए कार्रवाई आगे बढ़ रही है। जनपद बांदा एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के प्रभारी निरीक्षक और उनकी टीम के द्वारा एक मालिकपुर चित्रकूट के रहने वाले जयनारायण को गिरफ्तार किया गया है। इसके द्वारा अपनी एक विवाहिता बहन को 1,38,000 रुपये दे करके हरियाणा के 2 लोगों के हवाले कर दिया गया था। इस पे ASTU यूनिट जो थाना है जनपद बांदा में, इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया था। 2 लोगों को पहले गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। इसकी बहन का रेस्क्यू किया गया था और ये इसमें नामजद चल रहा था। आज इसको गिरफ्तार किया गया है। माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। जनपद फिरोजाबाद थाना क्षेत्र में पुलिस और SOG और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में अंतर जनपदीय भैंस चोरी करने वाले गिरोह का बड़ा खुलासा हुआ है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आदित्य के निर्देश पर हुई मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक आरोपी के पैर में गोली लग गई, जिससे वो घायल हो गया, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि शहबाज, अशरफ और फैजल और राहुल मौके से गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस, नकदी, एक भैंस और एक बछड़ा और घटना में उपयोग की गई पिकअप भी बरामद की है। पुलिस के अनुसार गिरोह रात में ग्रामीण क्षेत्रों में भैंस चोरी करके उन्हें कट्टी घरों में बेच देता था और इस कार्रवाई की शुरुआत 3 अप्रैल को दर्ज भैंस चोरी की रिपोर्ट के बाद मुखबिर की सूचना के बाद से की गई है। दिनांक 5/4/26 को थाने पर सूचना प्राप्त हुई कि जो लोग इस क्षेत्र में पशु चोरी करते हैं वो आज भी इधर ही घूम रहे हैं, जल्दी की जाए तो उनकी गिरफ्तारी की जा सकती है। इसी संबंध में थाना एका पुलिस, SOG और सर्विलांस क्षेत्र में भ्रमणशील थी। इस सूचना पर यकीन करते हुए एका टीम द्वारा नंगला धारू के पुल पर उनको रोकने का प्रयास किया गया। ना रुकने पर फिर सामने से आ रही गोपालपुर की तरफ से SOG टीम और सर्विलांस और चौकी प्रभारी द्वारा उनको घेरा गया। जैसे बीच में घिरा देखकर अपराधियों ने भागने का प्रयास किया गया। उनके द्वारा पुलिस पार्टी को देखते हुए फायर किया, जिसमें पुलिस पार्टी ने जवाबी कार्रवाई करते हुए फायर की, जिसमें 3 अभियुक्त तो घायल हुए और शेष 4 अभियुक्तों को घेर के पकड़ लिया गया, जिसकी पहचान जुम्मन शाह पुत्र अमरू थाना फरिया और दूसरा कल्लू पुत्र नत्थू, ये भी थाना फरिया का रहने वाला है। सलीम पुत्र आलम निवासी, ये कुशीनगर के पड़ौना क्षेत्र से एक बड़ी कार्रवाई में उत्तर प्रदेश ATS और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की संयुक्त टीम ने ISIS से जुड़े संदिग्ध रिजवान अहमद को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि उसे पड़ौना कोतवाली क्षेत्र के छावनी इलाके से हिरासत में लिया गया है, जिसके बाद से दिल्ली पुलिस उसे ट्रांजिट रिमांड पर अपने साथ ले गई। जांच एजेंसियों के अनुसार रिजवान पहले भी साल 2015 में आतंकी गतिविधियों के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका था और 2017 से 2023 तक एक बम विस्फोट मामले में जेल में बंद था। रिहाई के बाद वो छावनी क्षेत्र में फास्ट फूड की दुकान चला रहा था, लेकिन एजेंसियों को शक है कि इसी तरह की आड़ में वो युवाओं को प्रभावित करने और संदिग्ध गतिविधियों में जुड़ा हुआ था। पुलिस के मुताबिक रिजवान पर पहले से विस्फोट अधिनियम समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज है। देखिए, हम लोग भारत के रहने वाले हैं, हम भारतवासी हैं और भारत से हमको मोहब्बत है, प्रेम है। अगर लड़का मान लीजिए कोई गलती करा है तो उसको सजा मिलनी चाहिए बस। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय काल भी किया था कुछ नहीं, कुछ इसके पहले भी गिरफ्तारी हुई तो बस अब नहीं बता पाएंगे हम। अच्छा, थोड़ी भी आप लोग को ऐसी कोई कुछ नहीं, अब कुछ हम नहीं बता पाएंगे, इससे ज्यादा हम नहीं कुछ कर पाएंगे। कुछ संदिग्ध सामान भी बरामद हुआ है, अब कुछ इसके विषय में हम नहीं बता पाएंगे। देखिए, हम लोग भारत के रहने वाले हैं, हम भारतवासी हैं और भारत से हमको मोहब्बत है, प्रेम है। अगर लड़का मान लीजिए कोई गलती करा है तो उसको सजा मिलनी चाहिए बस। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय काल भी किया था कुछ नहीं, कुछ इसके पहले भी गिरफ्तारी हुई तो बस अब नहीं बता पाएंगे हम। अच्छा, थोड़ी भी आप लोग को ऐसी कोई कुछ नहीं, अब कुछ हम नहीं बता पाएंगे, इससे ज्यादा हम नहीं कुछ कर पाएंगे।
एटा जनपद के अलीगंज क्षेत्र में 5 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले का आयोजन समुदाय स्वास्थ्य केंद्र अलीगंज के अंतर्गत आने वाले सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर किया जाएगा, जहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में आए मरीजों को निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं और दवाएं उपलब्ध कराई गई। और इस दौरान चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर शिव कुमार राजपूत ने अलीपुर और नया गांव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण करके स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता का जायजा लिया और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मेले में सर्दी, जुकाम, बुखार और त्वचा रोगों से पीड़ित मरीजों का उपचार किया गया। साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों ने ग्रामीणों को संचारी रोग से बचाव, स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी किया। अयोध्या में राष्ट्रीय व्यापी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक दुबे ने व्यापारियों को समस्याओं को लेकर एक प्रेस वार्ता आयोजित की। प्रेस वार्ता में व्यवसायिक गैस सिलेंडरों की नियमित आपूर्ति, स्मार्ट मीटर और बढ़े हुए विद्युत बिलों से जुड़ी समस्याएं, शहर में पार्किंग व्यवस्था की दिक्कतें, ई रिक्शा पर लगे प्रतिबंध को हटाए और व्यापारियों के हितों से जुड़े अन्य मुद्दों को शासन प्रशासन के समक्ष उठाने की मांग की। और इस दौरान उन्होंने कहा कि व्यापारियों की समस्याओं को जल्द समाधान किया जाना आवश्यक है ताकि व्यापारी गतिविधि सुचारू रूप से संचालित हो सके और शहर की व्यवस्था बेहतर बन सके। किसी का समर्थन नहीं करेंगे, जो व्यापारी हित के लिए पार्टियां नहीं खड़ी होंगी हम उसका समर्थन नहीं करेंगे। आपने मुद्दा उठाया दुकानदारों का जी। नगर निगम के द्वारा कहा गया है कि 1000 वेंडरों को स्थान दिए गए हैं जी। अभी कम से कम 15,000 वेंडर ऐसे हैं रोड की पटरी पर दुकान लगा रहे हैं। लगातार प्रशासन और परिवर्तन दल प्रस्थान करते, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, प्रशासन के द्वारा कई मीटिंग में मैं उपस्थित रहा हूँ। वेंडिंग जोन बनाने की बार बार बातें हुई हैं, लेकिन अभी तक कोई वेंडिंग जोन निर्धारित नहीं हुआ है। इस पर मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रशासन स्थानों को चिन्हित करे, वेंडिंग जोन बनाए और जितने भी हमारे पटरी दुकानदार व्यवसाय कर रहे हैं, जिनको प्रवर्तन दल द्वारा, नगर निगम के द्वारा और अन्य लोगों द्वारा बराबर परेशान किया जाता है, तो वेंडिंग जोन बनाकर उनको स्थान दें ताकि उनका भी उत्पीड़न बंद हो और प्रशासन के लिए भी सुलभ हो जाएगा। ऐसी स्थिति में प्रशासन भी निश्चिंत रहेगा। वेंडिंग जोन से व्यापारियों को बहुत फायदा हो जाएगा, छोटे व्यापारी। आपको अवगत कराया कि घरेलू गैस की जो व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की बहुत ही आपूर्ति है, जिसके कारण यहाँ आने वाले हर जो है धर्मार्थियों को, श्रद्धालुओं को समस्याएं हो रही हैं कि उन्हें भूखे भोजन उन्हें महंगा मिलना शुरू हो गया है। इसकी वजह से अयोध्या जैसी पावन नगरी की बाहर जो है वो एक बदनामी भी होगी। और अयोध्या एक मर्यादा की नगरी है, तो यहाँ पर जब सब चीज़ मर्यादित होगा, जब चीज़ें शासन प्रशासन और यहाँ के लोग जब तीनों पिलर जब साथ में काम करेंगे, तभी जो है इस अयोध्या के महात्मा। और हरदोई क्षेत्र में नवीन मंडी गेट के पास उस समय हड़कंप मच गया जब दर्जनों दबंगों ने सरेआम लाठी डंडों के साथ पहुंचकर 4 दुकानों पर हमला बोल दिया और जमकर तोड़फोड़ की। हमलावरों ने दुकानों के अंदर रखा सामान बाहर सड़क पर फेंक दिया, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और लोग जान बचाकर इधर उधर भागते नजर आए। व्यवस्था इलाकों में हुई इन घटनाओं में स्थानीय व्यापारियों और निवासियों में दहशत फैल गई है और कई दुकानों ने एहतियात के तौर पर शटर बंद कर दिया है। घटना के बाद से क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है और लोगों में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर इतने बड़े समूह में पहुंचे हमलावरों का किसका संरक्षण प्राप्त है। फिलहाल पुलिस से सख्त कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है। अम्बेडकर नगर में सिरथू विधानसभा से विधायक पल्लवी पटेल अपने एक दिवसीय दौरे पर पहुंची, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया और इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने साल 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि यूपी में सत्ता परिवर्तन तय है। साथ ही उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए चिंताजनक बातें की और सरकार पर जमकर निशाना साधा। जिला पंचायत चुनाव को लेकर भी उन्होंने पार्टी की मजबूती का दावा किया और कार्यकर्ताओं से संगठन को और मजबूत करने का आह्वान किया। यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 जो उच्च शिक्षा संस्थानों में, विश्वविद्यालयों में समानता को बढ़ावा देने वाला विनियम 2026 लाया गया, अगर वो इस देश में सुरक्षा और शिक्षा की गारंटी देने वाले तमाम जो वंचित समाज हैं उनको गारंटी नहीं दे पाया है और सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर अविलंब बैन लगा दिया है, तो उसके लिए सबसे बड़ा दोषी हम इस देश की सरकार को मानते हैं, केंद्र की सरकार को, क्योंकि जिम्मेदारी केंद्र की सरकार की थी कि उनको समानता के भाव को बढ़ावा देने के लिए यूजीसी रेगुलेशन जो यूजीसी के द्वारा ड्राफ्ट कराया गया उसको इतना लचर नहीं बनाना था। और जब सर्वोच्च न्यायालय में प्रकरण जाता है तो
खुद उनका जो वकील है, जो गवर्नमेंट का सरकारी वकील है, वो इस विनियम को डिफेंस नहीं कर पाता है। तो निश्चित रूप से जो एक कंफ्यूजन क्रिएट किया गया सड़कों पे, जो एक कंफ्यूजन आम जनमानस के बीच में है, उसके लिए इक्विटी रेगुलेशन 2026 ना लागू हो पाने के लिए सबसे बड़ा कारण केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। फिलहाल खबरें लगातार जारी है, बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए DL 24 भारत। नमस्कार।